नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें आपकी एक बुक चलती है लोकतांत्रिक राजनीति, और उसका पहला टॉपिक है ये सत्ता में साझेदारी। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो सत्ता में साझेदारी करते हैं। अगर किसी देश में लोगों की सत्ता में साझेदारी है, सभी धर्मों के लोगों की, सभी भाषा संस्कृति के लोगों की, तो उसके क्या परिणाम रहते हैं, या फिर किसी देश में जहां पर सत्ता में साझेदारी नहीं होती तो वहां पर क्या परिणाम निकल करके आते हैं। तो इस अध्याय में दो देशों के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। उसमें पहला उदाहरण लिया गया है बेल्जियम का, और दूसरा उदाहरण लिया गया है श्रीलंका का। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को, सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर्स। अब देखो, इसमें सत्ता में बंटवारा है वो एक लोकतांत्रिक रूप से जुड़ा हुआ है। सत्ता में बंटवारे का विचार किससे जुड़ा हुआ है? लोकतांत्रिक रूप से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में अधिकांश समाजों में धर्म के आधार पर, नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर विविधता है। जैसे अगर अपन भारत की बात करें तो अपन कहते हैं कि भारत में विभिन्नता में एकता है। यहाँ पर हर भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इन विविधताओं के बावजूद भारत में क्या है? एकता है। और इसलिए आप देखो 1947 से भारत का संविधान बना था और अभी तक जीवंत है। अभी तक उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और कई देशों के संविधान के बारे में अपन पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहां पर उन देशों का संविधान बदलना पड़ा, बदला हुआ। फ्रांस का 5 बार बदला जा चुका है, और भी कई सारे देशों में ऐसी दिक्कतें आई है। इसलिए समाज में उन सभी विविध समूहों और विविध विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। समाज में जो भी भाषा संस्कृति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सरकार को यह आवश्यक है कि उनका उनका सम्मान करे, उनको सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दें। तभी उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था सफल हो पाएगी। अब देखो, आपके सामने सबसे पहला उदाहरण आता है बेल्जियम का। बेल्जियम एक यूरोप का देश है, और बेल्जियम में अलग अलग संस्कृति के लोग, भाषा बोलने वाले लोग थे। किस प्रकार से उन्होंने उसका सामना किया, जो तनाव उत्पन्न हुआ, और एक अच्छी शासन व्यवस्था वहां पर प्रस्तुत की, उसका अपन समझेंगे। तो देखो, बेल्जियम, ये बेल्जियम है। अब अगर बेल्जियम की बात करें, ये आपके बुक से लिया हुआ चित्र है। अब इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अब बेल्जियम में जो ये ऊपर का इलाका है, ये फ्लेमिश है, और यहाँ पर डच बोलने वाले लोग रहते हैं। क्या बोलने वाले लोग रहते हैं? डच, फ्लेमिश। अब देखो, यहाँ पर डच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड्स, देखो ऊपर कौन सा देश पास में आ रहा है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में भी डच भाषा बोली जाती है, इसलिए बेल्जियम के इस वाले भाग में क्या बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। अब अगर अपन बात करें, जो ये दक्षिणी भाग है जो रेड रेड में हो रहा है, इसको वेलोन कहते हैं, और इसमें फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। तो देखो, ये वाला इलाका किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांस से। अब यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है फ्रांस फ्रेंच चलेगी। तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, और यहाँ पर डच बोली जाती है। और एक देखो, ये जर्मनी वाला भाग इधर है बेल्जियम के। इस वाले भाग में जर्मनी में क्या बोली जाती है? जर्मन। तो यहाँ पर ही जो ये थोड़ा सा भाग है, यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। तो इस प्रकार से एक तरह से अपन देखा कि 3 भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं। उनकी संस्कृति भी अलग है, आर्थिक आधार पर भी अंतर है। जो फ्रेंच हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो समृद्ध है आर्थिक रूप से। संख्या के आधार पर विविधता है, और जैसे डच बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वालों की कम है। अब देखो, इसमें बेल्जियम की कहानी क्या है। 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है, और 40% लोग वेलोगिन क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर 59% लोग हैं, और यहाँ पर 40% लोग हैं। यहाँ वाले फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ वाले डच बोलते हैं। अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में, अब अगर राजधानी की बात की जाए तो देखो, राजधानी में उल्टा हो रहा है एकदम। राजधानी में 80% आबादी फ्रेंच बोलती है, और जबकि 20% डच भाषी है।
अब बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं, 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। यहाँ पर देखो 80% तो क्या बोला जाता है, यहाँ पर 80% लोग तो बेल्जियम में की राजधानी है वहां पर क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली रहा है। अब देखो है क्या कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो क्या है कि समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, और राजधानी में भी उनकी संख्या ज्यादा है, 80% है। ये इस तरीके से ध्यान रखना, जो समृद्ध है, शक्तिशाली है, वो फ्रेंच वाले हैं, और राजधानी ब्रुसेल्स में 80% में रहते हैं। डच है वो पिछड़े हुए हैं और एक तरीके से वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनका 59% भाग है में वो मतलब एक तरीके से रहते हैं, मतलब वो 59% जो है लोग है वो डच भाषी हैं, और कुछ जर्मन हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं एक तरीके से। अब देखो हुआ क्या है कि इसने 1950 और 60 के समुदाय के दशक में दोनों समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर दिया। 1950 और 60 के दशक में दोनों जो थे उनके बीच में तनाव पैदा हुआ। डच बोलने वाले लोग देश में बहुमत में थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक में थे। ब्रुसेल्स में मैंने बताया कि डच केवल 20% और फ्रेंच बोलने वाले 80% में थे। 1970 और 93 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बोनेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। तो बेल्जियम की सरकार ने इस भाषाई विविधता से निपटने के लिए अपने संविधान में संशोधन किए, और 4 संशोधन किए ताकि सभी लोगों को ये नहीं लगे कि हाँ हम छोटे हैं, या किसी को नहीं लगे कि हम बड़े हैं, वो बड़े हैं हम छोटे हैं, किसी के अंदर हीन भावना नहीं आए, बोनापन नहीं आए। इसके लिए 4 संशोधन किए, याद रखना। अब क्या क्या किया उसके माध्यम से, देखो ब्रुसेल्स का पूरा याद रखना है। फ्रेंच बोलने वाले लोग 20% रहते हैं, और यहाँ पर 80% है और यहाँ पर 20% है। डच बोलने वाले लोग 20% रहते हैं ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो क्या क्या कदम उठाया है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रुसेल्स में जो सरकार है वहां पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे मान लो मंत्री परिषद बनाए गए तो 15 मंत्री उनके ले लिए, 15 हमारे लिए डच वालों के लिए, 15 फ्रेंच बोलने वालों के लिए। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई है। देखो सरकार सब जगह, जैसे अपनी दिल्ली है, दिल्ली की सरकार भी है स्टेट गवर्नमेंट, उसी प्रकार से जो बेल्जियम की सरकार तो है सही, उसके अलावा बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां की स्थानीय सरकार अलग से एक तरीके से। तो दोनों जगह दोनों समुदायों का क्या किया, समान समान प्रतिनिधित्व लिया गया। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, क्षेत्रीय सरकारों को भी शक्तियां दी गई, वहां पे भी शक्तियों का विभाजन किया गया। और देखो जो एक बात नहीं मिलती है वो अपन को शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, वो है सामुदायिक सरकार। अब देखो यहाँ पर क्या किया, इसका चुनाव, मतलब इस सामुदायिक सरकार, जैसे मान लो इसमें समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा, जैसे मान लो जर्मन बोलने वाले हैं तो फिर वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे, फ्रेंच बोलने वाले अपने प्रतिनिधि अलग चुनेंगे, और डच बोलने वाले अपने अपने प्रतिनिधि अलग चुनेंगे। डच बोलने वाला ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और जो मतदाता होंगे वो भी डच बोलने वाले होंगे। इस प्रकार से सामुदायिक सरकार का इन्होंने निर्माण किया। इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होती है। अब देखो इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, सांस्कृतिक होती है, शैक्षिक होती है तथा भाषा संबंधी शक्तियां इस सरकार के पास होती है। भाषा संस्कृति से संबंधित निर्णय लेने के लिए जो, उसके अलावा शैक्षिक निर्णय लेने के लिए, तो ये कदम उठाए गए। आप इनको कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो देखो
अगला अपन पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है दक्षिण एशिया में, और भारत से जुड़ा हुआ एक तरीके से भारत के दक्षिण में है। और दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में जो भाषाई विविधताएं है या सांस्कृतिक विविधताएं बहुत ज्यादा है। अपने भारत में भी काफी सारी भाषाएं और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। उसी प्रकार से अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। श्रीलंका अपन 47 में बने थे, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र देश बना। अब वहां पर क्या है, देखो श्रीलंका में तमिल बोलने वाले, सिंगली बोलने वाले, तमिल बोलने वालों में भी वहां के जो तमिल स्थायी रूप से थे, वो जो भारत से गए अंग्रेजों के समय, अंग्रेज काम करने के लिए लेबर के रूप में जो तमिलनाडु स्टेट है अपना, वहां से व्यक्तियों को ले जाते थे, वहां पर वो बसने लग गए, रहने लग गए। तो धीरे धीरे वहां पर वो भारतीय तमिल कहलाए। उन तमिलों में भी कुछ तो मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू थे। अब देखो ये श्रीलंका है। श्रीलंका को अपन सिंगल कहते हैं। जैसे आपने वो पद्मावत वाली कहानी सुनी होगी, है ना, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, है ना, वहां के राजा थे गंधर्व सेन और उनकी रानी थी पद्मिनी, और उनका विवाह किससे होता, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ। हिस्ट्री में कुछ वर्णन मिलता है आप लोगों को, हीरामन तोता ने सुंदरता का वर्णन किया था, तो वही संबंधित। तो देखो यहाँ पर जो ये है, इसमें सिंघली समुदाय के लोग रहते हैं। ये वाला जो भाग है, अब ये वाला जो भाग दिख रहा है, यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल हैं। और जो गहरे हो रहे हैं, गहरे भाग में कौन रहते हैं, भारतवंशी तमिल, जो भारत से गए थे। और देखो गए क्यों थे, क्योंकि लेबर के रूप में काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा तमिलनाडु से वहां पर लोगों को ले जाया गया था, और फिर वो धीरे धीरे वहीं पर रहे, वहां बस गए, रहने लग गए। और बीच बीच में जैसे ये है मुसलमान, मुस्लिम आबादी। अब श्रीलंका में क्या हुआ कि जैसे बेल्जियम ने एक सही साठ तरीके से वहां की शासन व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संभाला, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर धर्म विशेष ने, जो सिंघली समुदाय है, जिन्होंने जो बौद्ध धर्म था जिनका, उसको राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया, एक तरीके से जनता पर थोपने का कार्य किया, भाषा को जनता पर थोपने का कार्य किया, तो उसके नकारात्मक परिणाम आए, गृह युद्ध हुआ। अब देखो यहाँ पर समुदाय, तो देखो सिंघली समुदाय है, ये 74% में रहते हैं, और इनका धर्म बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है इनका, बौद्ध धर्म है। श्रीलंकाई तमिल है वो 11.1% है, और भारतीय तमिल है वो 1.2% है। तो कहने का मतलब है 13% वहां पर तमिल समुदाय के लोग रहते हैं। मुस्लिम 9.13% है, और ईसाई, ईसाइयों की आबादी 7% है, और जो दोनों जानते हैं, सिंगली भी जानते हैं और तमिल भी जानते हैं। अब देखो इनकी सिंगली है, सिंगली भाषा जानते हैं ये, है ना, और 74% है। धर्म क्या है इनका, बौद्ध है। श्रीलंकाई तमिल है और भारतीय तमिल है, ये हिंदू है। मुस्लिम आबादी है 9.3%, ईसाई हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं। अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ कि सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने सिंगली सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए बहुसंख्यक आबादी उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय थे, सिंगली समुदाय के लोग थे, उन्होंने सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, अपनी बात चलाने के लिए, शासन में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी के लिए अपनी सर्वोच्चता की नीति कायम की, और सरकार ने भी उनका साथ दिया एक तरीके से। जैसे बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया, पाठ्यक्रमों का माध्यम सिंगली भाषा में कर दिया। अब देखो नकारात्मकता तो आएगी से इससे, तो इससे क्या हुआ कि वहां पर जो अन्य समुदाय के लोग थे उनमें धीरे धीरे नकारात्मकता आने लगी, विद्रोह हुआ उनके मन में, उन्होंने विद्रोह किया, संगठन बना लिए, तमिल इलम के नाम से संगठन बना लिया, लिट्ठे जैसा आतंकवादी संगठन वहां पर पनप गया।
अब देखो इसमें क्या है, 1956 के कानून के द्वारा क्या क्या कदम उठाए उन्होंने। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया। जो 74% जनता की भाषा थी, 74% जनता जो भाषा बोलती थी, उसको राजभाषा बना दिया। अल्पसंख्यकों को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई उनकी भाषा को कोई महत्व नहीं दिया। और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की। जो तमिल भाषा थी उसकी क्या की, उपेक्षा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, राज्य धर्म का दर्जा दे दिया गया बौद्ध धर्म को। देखो भारत में भी अपना राज्य धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। हिंदी को बनाने का विचार चला था, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ, तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं जानते, दक्षिण भारत के लोग या तो इंग्लिश जानते हैं या वहां की क्षेत्रीय भाषा। तीसरा क्या किया, विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषा लोगों को प्राथमिकता दी गई। पेपर का माध्यम सिंगली भाषा रख दिया। तो तमिल वाले तो कर ही नहीं पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उनकी तो मातृभाषा नहीं है। तो इस प्रकार के कदम उठाए गए। भी देखो अपने भारत में अब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं। तो आप देखो अपने यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भी चलती है, उर्दू भी चलती है, सिंधी चलती है, पंजाबी चलती है। कितनी भाषाओं का ऑप्शन है थर्ड लैंग्वेज के रूप में। कक्षा 6 से बालक कोई सी भी भाषा ले सकता है जो उसके सूटेबल है। आप गंगा अपने राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करो, वहां के लोग पंजाबी भाषा लेते हैं। पर ऐसा वहां पर नहीं था, वहां पर एक ही भाषा को थोप दिया गया, सिंगली भाषा को, और तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का क्या दे दिया गया, संरक्षण दे दिया गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य धर्म क्या था, मतलब क्या किसको राज्य धर्म का दर्जा दिया गया था श्रीलंका में, तो बौद्ध धर्म को। अब देखो लोगों का विरोध होगा, ऐसे 56 में ये लाए, धीरे धीरे विरोध बढ़ना शुरू हुआ, तो एक संगठन बन गया। और श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, इलम मतलब होता है सरकार, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। और उसमें एक महत्वपूर्ण संगठन बना जो सबसे पावरफुल था, ये अपन कह सकते हैं लिट्ठे, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये उसका चिन्ह है। लिट्ठे एक संगठन बन गया, उन्होंने हथियार उठा लिए क्रांतिकारी माध्यम से, और कि जो तमिल भाषी क्षेत्र है उसको श्रीलंका से अलग किया जाए और अलग तमिल इलम नाम से एक राज्य या देश बनाया जाए। इस प्रकार की मांग वहां पर जोरों से उभरने लगी। इन सभी उपायों के बाद सभी उपायों के एक एक के बाद लागू होने से धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना में वृद्धि हुई। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया और जल्दी गृह युद्ध शुरू हो गया। वहां पर एक तरीके से जो अविश्वास था वो अविश्वास में बदल गया, वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया दोनों समुदायों के बीच, तमिल समुदाय के लोगों के बीच और सिंगली समुदाय के लोगों के बीच। और उस गृह युद्ध में एक तरीके से अपन भी उलझ गए थे, भारत भी। भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKC ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, एफ, राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी ने PM थे उस समय, शांति के लिए सेना भेजी और वहां पर 2-1 साल रहे, फिर वापस आ गई, और उसी की वजह से इनकी हत्या की गई थी राजीव गांधी जी की। हमने अब देखो यहां पर दोनों देशों का अपन ने पढ़ लिया। एक जगह जहां पर भाषाई विविधताएं थी, वहां पर किस प्रकार से एक तरीके से सेटलमेंट करके किस तरह जो है लोकतंत्र को बचाया गया। और एक जगह अपन ने देखा कि जहां पर भाषाई विविधताएं थी और एक भाषा को बढ़ावा देकर या एक धर्म को बढ़ावा देकर के उसे प्रमोट किया गया, तो वहां पर क्या नतीजा रहा है। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता की साझेदारी के दो भिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम में संविधान में संशोधन किया गया था ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सके जो हर किसी को एक ही देश के भीतर एक साथ रहने में सक्षम बनाए। बेल्जियम में संशोधन किया गया संविधान में और एक ऐसी व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया है कि सभी भाषा बोलने वाले लोग, सभी संस्कृति के लोग एक साथ रह सके।
जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया। अगला देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के उपायों को अपनाया गया था। देखो बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुसंख्या में जो समुदाय रहता है उन्हीं को ज्यादा तवज्जो देना, उनकी भाषा या संस्कृति को अपनाना, राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपना लेना, राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना लेना, और अल्पसंख्यकों को गौण दर्जा देना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाना उनके लिए, ये बहुसंख्यकवाद होता है। जैसे आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, इस प्रकार से कि लोकतंत्र के लिए चुनौती है, जिसके कारण तमिलों के बीच अलगाव हो गया था, जिसकी परिणति गृह युद्ध के रूप में हुई, जिसका परिणाम क्या हुआ, गृह युद्ध के रूप में हुआ। अगर किसी देश में भाषा संस्कृति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाएगा, इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में क्या हो गई, अलगाव की भावना पैदा होगी। अब देखो सत्ता में, अगला अपन पढ़ते हैं, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। अब देखो सत्ता में साझेदारी, जैसे अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपने पंचायत राज के बारे में भी पढ़ा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत राज। तो अलग अलग प्रकार से सत्ता में साझेदारी के स्वरूप होते हैं। तो देखो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊपर से नीचे, नहीं ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से, क्षैतिज होगा ऊपर से, नहीं ऊर्ध्वाधर मतलब, हाँ। तो देखो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थान, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, केंद्र, राज्य और स्थानीय। अब देखो इसमें अपने भारत के लोकतंत्र की बात करें तो त्रिस्तरीय अपने यहाँ पर शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर पंचायत राज के रूप में तीसरे स्तर को मान्यता दी गई। तो इससे क्या है कि किसी भी लोगों को ये नहीं लगे कि हमारे शासन में भागीदारी नहीं। जैसे मान लो ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था में गांव के लोगों की भागीदारी है, एक गांव जिसे अपन वोट दे रहे हैं, ग्राम पंचायत के रूप में सरपंच को वोट दे रहे हैं, पंचायत समिति के रूप में अपना पंचायत समिति में जा रहा है, जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में अपनी राज्य में भागीदारी है, सांसद के रूप में केंद्र सरकार में भागीदारी है। तो अलग अलग स्तर पर शासन को बांट रखा है। तो हर एक नागरिक का ये रहता है कि हाँ मेरी हर जगह भागीदारी है। एक गांव का व्यक्ति भी कह सकता है हाँ मेरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के पूरी राजधानी लेवल तक कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी है, मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अभी एक दूसरे पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका विधायिका पर, और न्यायपालिका इन दोनों पर। तो एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रहता है, और तीनों के मध्य सत्ता का क्या है, बंटवारा किया गया है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि कानून बनाने का कार्य कौन करती है, विधायिका, कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका, और अगर वो कानून संविधान के विपरीत है तो न्यायपालिका उसे क्या कर देती है, रद्द कर देती है। विभिन्न सामाजिक समूह, मस्जिद समूह, भाषा और धार्मिक समूह के भी सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। अब बेल्जियम में सामुदायिक वितरण भी था वहां पर, जैसे भाषाई समूह, धार्मिक समूह कि वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे और वहां पर एक सामुदायिक सरकार भी रहेगी। जैसे प्रश्न है सामुदायिक सरकार किस देश का उदाहरण है, तो बेल्जियम का। और विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह है, राजनीतिक दल हैं, उनके मध्य भी सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे मान लो सत्ता बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, लेकिन राजनीतिक दलों, दबाव समूह, इनका सभी को एक तरीके से उनके ऊपर प्रभाव रहता है। मान लो किसानों का दबाव समूह है, अध्यापकों का दबाव समूह है, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं सरकार पर रहता है। अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सरकार उनकी मांग मानती भी है। अब देखो क्षैतिज वितरण, विधायिका, विधायिका ये क्या कार्य होता है, कानून का निर्माण, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसमें संसद कह सकते हैं अपन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनी होती है। तो विधायिका मतलब कानून का निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था, इसमें
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह आ जाते हैं इसमें, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, आईएएस, आरएस वगैरह जो रहते हैं, यूपीएससी के माध्यम से जो चयनित होते हैं या आरपीएससी के माध्यम से चयनित होते हैं, जो नौकरशाह रहते हैं वो इसमें रहते हैं कार्यपालिका में। स्थायी कार्यपालिका रहती है उनकी, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद रहते हैं इनकी अस्थायी कार्यपालिका होती है एक तरीके से। न्यायपालिका ये क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय और अन्य जिला न्यायालय। तो इस प्रकार से ये क्षैतिज वितरण हो गया। विधायी का कानून बनाना, कानून का लागू करना, और अगर कानून संविधान के विपरीत है तो उस कानून को रद्द करने का कार्य न्यायपालिका के माध्यम से, या कानून की रक्षा करने का कार्य भी न्यायपालिका का होता है। अब अगला अपन चलते हैं, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता में साझेदारी की क्यों आवश्यकता है? युक्तिपरक तर्क। अब देखो इसमें है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। अगर सत्ता में साझेदारी होगी किसी भी देश में, वहां के विभिन्न भाषा या संस्कृति के लोगों को अगर अपन सत्ता में साझेदारी देंगे तो उनमें टकराव की भावना क्या होगी, कम होगी। और ये टकराव कम होगा तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व रहेगा। अब नैतिक तर्क क्या है? सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। अगर सभी लोगों की सत्ता में साझेदारी नहीं है, यदि किसी धर्म विशेष या भाषा विशेष के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी सत्ता में साझेदारी नहीं है, तो फिर एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। सरकार को वैधता प्रदान करता है, और सत्ता में सभी की साझेदारी भी क्या करती है, सरकार को वैधता प्रदान करती है, उसकी सरकार की ऑथोरिटी बढ़ाती है, उस सरकार को सभी लोग दिल से स्वीकार करते हैं। आज अपना भारत का संविधान है, भारत की सरकार है, सभी क्यों स्वीकार, सभी को क्यों स्वीकार रहे? क्योंकि देखो संविधान के माध्यम से सभी भाषा धर्मों को उसमें स्थान दिया गया है संविधान में। इसी के आधार पर भाषा, जाति, धर्म, वेशभूषा, पहनावे, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होता है। अल्पसंख्यकों के लिए देखो आप अनुच्छेद 29-30 में भाषा और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि देखो केंद्र सरकार के लिए, पूरे देश के लिए एक ही होती है केंद्र सरकार सत्ता में। अब सत्ता में ऊपर से नीचे तक वितरण। फिर प्रांतीय सरकारें राज्यों के लिए होती है। स्थानीय स्वशासन होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, इनके लिए। तो ये क्या हो गया, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें जैसे सांसद के पास सत्ता है, मतलब संसद के जो सदस्य है वहां पर जो उनके साथ स्थायी कार्यपालिका या मंत्री परिषद है उनके पास सत्ता है। राज्य में राज्यों की सरकारें हैं, यहाँ पर सत्ता है। फिर एक स्थानीय स्तर की समस्याओं के लिए स्थानीय स्वशासन नाम से जो तीसरा अध्याय लोकतंत्र का तीसरा स्तर जोड़ा गया। ग्राम पंचायत हो गई, ब्लॉक समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, इसके माध्यम से भी अपन सत्ता में भागीदारी लेते हैं। देखो अब चुनाव आते हैं, जो अपन कभी संसद का चुनाव आया, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, फिर पंचायत राज के चुनाव आ जाते हैं। तीनों स्तर पर अपनी भूमिका रहती है, तीनों स्तर पर अपन वोट डालते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वोट डाल ही सकता है। तो ये हो गया सत्ता में ऊर्ध्वाधर वितरण। तो विद्यार्थियों कैसी रही क्लास, आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगली क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो लेकर के आएंगे। एक बार और वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो इस टॉपिक में सत्ता की साझेदारी की विभिन्न भाषा संस्कृति के लोगों जो देश में निवास करते हैं उनके अंदर सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, कि ताकि किसी में अलगाव की भावना उत्पन्न नहीं हो, होनेपन की भावना नहीं हो। इस पार्ट, इसका मुख्य उद्देश्य यही है इस पार्ट का। अगला है जैसे सत्ता में बंटवारे के लिए, जिसे अपन ने पढ़ लिया है कि इसमें भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान स्थान दिया जाना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा ये नीदरलैंड्स, बेल्जियम, है ना। तो बेल्जियम में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर डच भाषी लोग रहते हैं, यहाँ पर फ्रेंच और इधर जर्मन वाले रहते हैं। यहाँ पर डच वाले क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड्स में भी डच बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर डच भाषी रहते हैं। ब्रुसेल्स है,
ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच वाले रहते हैं और 20% यहाँ पर डच वाले रहते हैं। फिर इसके बाद क्या क्या कदम उठाए थे अपन ने, ये पढ़ा है कि ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, मंत्रियों की संख्या क्या रखी गई, समान रखी गई, और दोनों का बहुमत स्वीकार किया गया, कोई निर्णय लेना हो तो उस पर। और अनेक शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी गई, अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई, और सांस्कृतिक और भाषाई और शैक्षणिक निर्णयों के लिए कौन सी सरकार का गठन किया गया, सामुदायिक सरकार का। श्रीलंका का जातीय समुदाय के बारे में पढ़ा अपन ने, यहाँ पर सिंगली 74% है, 74%। बौद्ध धर्म, श्रीलंकाई तमिल 11.1%, भारतीय तमिल 1.2%, मतलब 13% तमिल आबादी हो गई जो तमिल भाषा जानती है। मुस्लिम 9.3%, ईसाई 7% थे यहाँ पर। ये भाषा विविधता का पूरा चार्ट है श्रीलंका का। अब इसमें देखो यहाँ पर सिंगली को मातृभाषा बना दिया गया था, एक मतलब राजभाषा बना दिया गया था, और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दे दिया गया था, और नौकरियों में सिंगली भाषी लोगों को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। फिर वहां पर विरोध शुरू हुआ, तमिल इलम नाम से संगठन बना लिया, और मतलब राज्य बनाने के लिए तमिल इलम एक संगठन बनाया, लिट्ठे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के नाम से। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने सत्ता की साझेदारी का देखो ऊर्ध्वाधर रूप पढ़ा, क्षैतिज पढ़ा। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर, विभिन्न सामाजिक और समूह में रूप देखा अपन ने, राजनीतिक दलों में देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्षैतिज अपन ने वितरण देखा, और ये ऊर्ध्वाधर वितरण। थैंक यू बच्चों पूरी क्लास अटेंड करने के लिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।